हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है जनरल। तो आज से हम लोग जनरल का टॉपिक सीखेंगे समझेंगे। और ये टॉपिक समझो कि अकाउंट का एक फाउंडेशन वाला टॉपिक है। मतलब अकाउंट में कोई चीज़ डेबिट क्यों होती है और कोई चीज़ क्रेडिट क्यों होती है, ये टॉपिक आपको सिखाएगा और समझाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग अकाउंट को सीखना चाहते हैं और अकाउंट में प्रो बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंट में ट्रांजैक्शन को कैसे सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है या किस तरह सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाए, तो ये टॉपिक उसका जवाब आपको देगा। ठीक है। मतलब अकाउंट की समझो कि अकाउंट की जो कहानी है ना, वो जनरल से स्टार्ट होती है। फिर जनरल से फिर वो लेजर बनता है, फिर लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस से फिर लास्ट में फाइनल अकाउंट बनता है। और फाइनल अकाउंट का पर्पस क्या रहता है कि मेरे को बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन को ही पता लगाने की कोशिश करता है। बट उसको रफली ऐसे वैसे इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसको क्या करेगा, सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर पाए। सिस्टमैटिक मैनर में क्या करेगा, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो इस टॉपिक को अगर आपने सीख लिया ना, तो समझो कि आपको ऑलमोस्ट पूरा अकाउंट आगे ऐसा नहीं है। मतलब अकाउंट का एक बेसिक माइंडसेट आपके दिमाग में हो जाए, एक आइडिया आपको आ जाए। तो मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसको सीखने के लिए, समझने के लिए मैं एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एग्जांपल लेता हूँ, जिसके बेसिस पे आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो समझो कि ये कहानी है, मतलब आपको स्टोरी के बेस पे सिखा रहा हूँ। तो ये समझो ये कहानी है एक लड़की की, जिसका नाम है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरी। मतलब इसका नाम है मुन्नी। ठीक है। तो ये कहानी है मुन्नी की। तो मुन्नी को जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना। मुन्नी को अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना। और किसी भी इंसान को अगर जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है, तो वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा। और इंसान बिजनेस करके क्या कर सकता है, बहुत सारा पैसा कमा सकता है, राइट। तो मुन्नी ने सोचा कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ। तो सोचा कि चलो मैं फ्रैंकी का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। फ्रैंकी। ठीक है। अब उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि वो फ्रैंकी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। तो फ्रैंकी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपने बिजनेस को किस लोकेशन पे स्टार्ट करूँ। मतलब लोकेशन उसके लिए क्या होना चाहिए, लोकेशन। और लोकेशन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिजनेस करने के लिए। तो उसने सोचा कि कौन सा लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे ऑटोमेटिकली क्राउड अपने आप आए, मुझे क्राउड के पास नहीं जाना, क्राउड ऑटोमेटिकली मेरे पास है। तो सबसे बेस्ट लोकेशन होता है नियर बाय स्टेशन। तो उसने सोचा कि नियर बाय स्टेशन कोई मैं एक शॉप ले लेती हूँ रेंट। ठीक है। तो नियर स्टेशन समझो कि उसने एक शॉप रेंट पे लिया। इतना पैसा नहीं कि खुद का खरीद सके, तो उसने रेंट पे ले लिया। तो रेंट समझो पर मंथ है 20,000 रुपीज। ठीक है। तो इंटू अगर 12 करेंगे, तो पूरे साल का रेंट उसको कितना पे करना पड़ेगा, 2,40,000 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ हो गया, तो उसको रेंट कितना लगेगा, 2,40,000 रुपीज लगेगा। अब रेंट के बाद उसने सोचा कि मैं अपने शॉप में दो वर्कर लोग को हायर करके रखेगी, 2 वर्कर। और हर एक वर्कर को समझो कि पर मंथ सैलरी पे करेगी। समझो 10,000 रुपीज इंटू 2 इंटू 12। मतलब एक एम्प्लॉय को 10,000 मिलेगा, तो टोटल कितने एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय, इसलिए इंटू 2 करेंगे। और पूरे साल भर का कॉस्ट क्या होगा, तो 10,000 इंटू 2 करेंगे तो 20,000 आएगा, 20,000 इंटू 12 करेंगे तो 2,40,000 का कॉस्ट उसको हर साल क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर हर महीना लाइट बिल भी आएगा। तो समझो कि लाइट बिल का कॉस्ट मैं एज्यूम करता हूँ 5,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12। तो इसका मतलब साल का खर्चा कितना हो गया, 60,000 रुपया। ठीक है। फिर बाद में इसको रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा। अगर फ्रैंकी का अगर बिजनेस चाहिए, तो वो जो रोल वाली जो रोटी होती है वो उसको खरीदनी पड़ेगी। उसके लिए सेजवान खरीदना पड़ेगा। उसके लिए वेजिटेबल्स उसको परचेज करने पड़ेंगे।
तो एक फ्रैंकी में लगने वाला आलू खरीदना पड़ेगा, मतलब जिस टाइप का फ्रैंकी बना के बेचना चाहती है वो सारे के सारे मटेरियल उसको लगेगा। अगर वो पनीर वाला फ्रैंकी बेचेगी तो पनीर लगेगा, चिकन वाला रहेगा तो चिकन लगेगा। मतलब जिस टाइप का वो फ्रैंकी बेचेगी तो उस टाइप का उसको मटेरियल खरीदना पड़ेगा पूरे साल भर। पूरे साल भर का मतलब होता है कि एक बार 1 हफ्ते का स्टॉक ले लिया या 2 दिन का स्टॉक पहले लेके रख लिया। तो डिपेंड अपॉन, तो अपन मोटा मोटी ऐसा एक एज्यूम करते हैं कि पूरे साल भर में समझो कि रॉ मटेरियल के पीछे खर्चा होएगा समझो 1 लाख रुपए। इसमें चटनी वटनी बटनी सब कुछ मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर। ठीक है, और क्या खर्चा लगता है फ्रैंकी के बिजनेस के अंदर? तो ऐसे तो बहुत सारे खर्चे लगेंगे, तो मोटा मोटी मैं यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तब जाके एक थोड़ा सा आइडिया या माइंडसेट आपका क्रिएट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो मोटा मोटी अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये सारे के सारे कॉस्ट को ऐड कर लेता हूँ, तो समझो कि टोटल कॉस्ट पूरे साल भर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो, तो पहला रेंट का कॉस्ट है 2,40,000 रुपीज। वर्कर की जो सैलरी है उसका है 2,40,000 रुपीज, प्लस 60,000 लाइट बिल का कॉस्ट है, और 1 लाख उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। ठीक, अब सबको ऐड कर दे, तो 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5 एंड 6, तो 6,40,000 रुपीज का कॉस्ट उसको आएगा। मतलब टोटल इसको जो खर्चा पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 6,40,000 रुपीज का उसको कॉस्ट आएगा। ठीक है, अब वो क्या करेगी, इसने अपना इतना एनालाइज कर लिया, अब वो एक एक करके अपनी फ्रैंकी को बेचना स्टार्ट करेगी। समझो कि उसने एक फ्रैंकी का प्राइस रखा है मिनिमम जो प्राइस, तो जैसे जैसे वेरिएशन होगा वैसा वैसा होगा। तो समझो उसने वेज वेज फ्रैंकी का प्राइस उसने रखा है 30 रुपीज। पनीर सेजवान वाला फ्रैंकी रखा है उसने समझो 50 रुपीज। चिकन वाला जो फ्रैंकी है उसने समझो रखा है 60 रुपीज। और एक रेगुलर फ्रैंकी रखा है उसने, रेगुलर, इसमें सिर्फ आलू होगा, उसका 20 रुपीज। अब ये समझते हैं, तो जो वेज फ्रैंकी में उसकी बात करता हूँ, तो पहले मैं पर मंथ की बात करता हूँ या डेली की बात करता हूँ पहले। अगर मैं डेली की बात करूंगा तो समझो कि वेज फ्रैंकी डेली की बेसिस पे जाता है समझो 30 वेज फ्रैंकी जाता है। ठीक है, 30 डेली का, तो इंटू एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो इसका मतलब महीने का वो 900 फ्रैंकी बेच रही है। और समझो इंटू 12, साल में 12 महीना होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,800 फ्रैंकी उसने बेच रही है। ठीक है, तो ये डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा कम कंसिडर करूँ कि समझो कि इसने वेज फ्रैंकी पूरे साल भर में समझो 10,000 बेचा। पनीर फ्रैंकी समझो उसने 5,000 टोटल बेचा। चिकन फ्रैंकी समझो खाने वाले ज़्यादा है तो इसलिए 15,000 बेचा। और रेगुलर फ्रैंकी भी खाने वाले लोग हैं तो इसके लिए भी 12,000 फ्रैंकी उसने पूरे साल भर में बेचा। ठीक है, तो वेज फ्रैंकी को 30 × 10,000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 1 3 से तो ये आ जाएगा 3 लाख। राइट, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 25 और ये 4, 2,50,000। तो ये आ जाएगा 9 लाख, और ये आ जाएगा 24, तो 2,40,000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका टोटल रेवेन्यू पता लगाना चाहता हूँ। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि इसका टोटल इनकम क्या होगा। तो टोटल इनकम क्या होगा, तो ये सबको ऐड करता हूँ, तो 3 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 2,40,000। अगर मैं सबको ऐड करूँ तो 3 और 9 होता है 12, 12 और 2 होता है 14, 14 और 4 होता है 16, 16 और ये होते हैं तो 16,90,000 रुपीज का उसका प्रॉफिट है। मतलब सॉरी, प्रॉफिट नहीं, उसका टोटल रेवेन्यू, मतलब इसका टोटल इनकम हो गया।
ठीक है। उसने फ्रैंकी का बिजनेस स्टार्ट किया, और फ्रैंकी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूरे साल भर में, यहाँ पे अपन एक एक साल की बात करते हैं, अकाउंटिंग अगर अपन को सीखना है तो एक एक साल की बात होती है। तो समझो कि पूरे साल भर में उसका टोटल खर्चा होता है 6,40,000 का, और उसका टोटल इनकम कितना हो गया, 16,90,000। अब साल के आखिरी तारीख को इसको पता लगाना है कि मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस है। तो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को, बिजनेस में बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस अगर आपको पता लगाना, तो इसका फॉर्मूला आप लोग लाइफ टाइम तक याद रखो। तो फॉर्मूला क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करो, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलता है। तो इनकम, तो फ्रैंकी के बिजनेस को करने से मेरे पूरे साल भर का इनकम कितना हो गया, 16,90,000। उसमें से मेरा टोटल खर्चा कितना लग गया, टोटल कॉस्ट 6,40,000, 6,40,000। अब इसमें इसको माइनस कर दो, तो यह आ जाएगा 10,50,000। तो ये आपने पूरे साल भर में 10,50,000 रुपये। तो कोई बंदा अगर किसी कंपनी में भी अगर काम करता ना, तो स्टार्टिंग में उसकी जो सैलरी रहती है पूरे साल भर की, वो 6 लाख, 7 लाख या 5 लाख होती है। तो आप बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने से आप पूरे साल भर का कितना पैसा कमाओगे, 10,50,000। तो इस तरह मैंने अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता किया, बराबर। अब ये जो मैंने मोटा मोटी जो हिसाब किताब रखा है कि इतना मेरे पास पैसा आया और इतना मेरे पास पैसा आया, तो डेली बेसिस पे मेरे पास बहुत सारा पैसा भी आएगा, या मंथली बेसिस पे मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा भी, और बहुत सारा पैसा जाएगा। तो ये तो मैंने आपको रफली ऐसा ऊपर ऊपर से बता दिया, हिसाब किताब इजीली पता चले। लेकिन डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें होती है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को इंसान याद नहीं रख सकता है। जो बड़े बड़े खर्चे इंसान उसको शायद एक बार याद रखे, जो छोटे मोटे खर्चे उसको डेली बेसिस पे थोड़ी इंसान याद रख सकता है। तो उन सारे के सारे खर्चों को, उन सारे के सारे इनकम को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है। उसका जॉब कौन सा टॉपिक देगा मालूम? उसका जॉब देगा जनरल। तो ये टॉपिक आपको ये सिखाएगा कि भाई अगर आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को पता लगाना है, तो ये सिस्टम फॉलो कर लो, आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपको ज़्यादा खिचपिच ये सब करने की ज़रूरत है। हम लोग को ये टॉपिक सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब इस टॉपिक के कोर को समझते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, तो इस टॉपिक में जनरली क्या होता है कि पहले आपको ये समझना है कि जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, सवाल ये उठता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। तो आपको बिजनेस के एंगल के हिसाब से सीखना और समझना है कि आप लोग बिजनेस करते हो। तो बिजनेस जब इंसान करता है तो क्या होता है, इसमें डेली बेसिस पे किसी को पैसा देगा, तो किसी से पैसा लेगा। कोई इसको ऑनलाइन पेमेंट करेगा, कोई इसको चेक के थ्रू पेमेंट करेगा, या उसको चेक के थ्रू पेमेंट मिलेगा, या कोई सामान खरीद के वो लाएगा बेचने के लिए, फिर वही सामान मार्केट में बेचेगा। तो डेली बेसिस पे उसको बहुत सारे ट्रांजेक्शन को फेस करना पड़ता है या करना पड़ता है। और जब तक वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो बिजनेस ही नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन। अगर इसको और अच्छी तरह से डिटेल में समझना है, तो मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि जो बिजनेस, तो पहला होता है कैश ट्रांजेक्शन। अब ये कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि मैंने किसी से सामान खरीदा और मैंने उसको ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया, या ऑन द स्पॉट मैंने इसको कैश पेमेंट कर दिया, या मैंने किसी को सामान बेचा है और उसने मुझे ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया। मैंने किसी को रेंट कैश में पे कर दिया, किसी ने मुझे इंटरेस्ट कैश में दिया। कैश में दिया या चेक में दिया, कुछ भी, दोनों दोनों कंसिडर कर सकता है। तो इसको कैश कंसिडर करो या चेक में पेमेंट कर दिया। जैसे आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में आ रहा है। ओके, तो पहले समझते हैं कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि मैंने किसी से कोई सामान खरीदा है और मैंने ऑन द स्पॉट उसका पैसा कैश में दे दिया, या मैंने किसी को सामान बेचा है और उसने मुझे कैश में पेमेंट कर दिया, ऑन द स्पॉट कैश में पेमेंट कर दिया। मैंने किसी को रेंट कैश में दे दिया। मैं जिस टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ, उस टाइप के मैं, मेरा जो शॉप है, मैंने उस शॉप का रेंट कैश में पे कर दिया। मैंने अपने शॉप का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका पेमेंट मैंने ऑनलाइन पे कर दिया, ऑनलाइन मैंने पे कर दिया। किसी ने मुझे इंटरेस्ट दिया, या मैंने किसी को कमीशन दिया, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे लिए तो कुछ काम कर, तो मेरे लिए काम करेगा,
तो मैं तेरे को इतना इतना कैश दूंगा। तो जहां पर भी कोई लेन देन में, किसी भी लेन देन में अगर कैश अगर इन्वॉल्व होता है, तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन को आप लोग क्या बोल सकते हो, कैश ट्रांजेक्शन। मतलब वहां पे कैश होना चाहिए, मतलब कैश में लेन देन होना चाहिए। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जहां से मैंने कोई समझो कि मैंने कोई सामान खरीदा है, और मैंने सामने वाले को क्या बोला कि भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या मैं आपका पैसा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 घंटे के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर, क्या मैं आपका पैसा पे कर दूँ? तो सामने वाले के साथ अगर मेरा अच्छा रिलेशनशिप होगा तो मैं इसको बोलूँगा ठीक है चलेगा। आपको आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, तो आप मेरा पेमेंट इतने टाइम में दे सकते हो। तो जब मैं कोई सामान खरीदता हूँ उधार पे, या किसी को मैं सामान बेचता हूँ उधार पे, या किसी को मुझे पैसा देना है, तो मैंने उससे मोहलत मांगी कि मैं आपका पैसा इतने दिन में दे दूंगा। जैसे अगर मुझे रेंट पे करना है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने सामने वाले को बोला कि आपको 2 महीने के बाद एक साथ रेंट दे दूंगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑफकोर्स हो सकता है। तो जहां पर आप किसी चीज का पेमेंट करने के लिए, या फिर आपको जो पेमेंट मिलने वाला, उसमें अगर आपने सामने वाले से टाइम पीरियड मांग लिया कि मैं आपका पैसा इतने दिन में दे दूंगा, उतने दिन में दे दूंगा, तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन को बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब समझते हैं तीसरा, बार्टर ट्रांजेक्शन। तो बार्टर ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जहां पर मैं एक सामान खरीदता हूं और बदले में सामने वाले को दूसरा सामान देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में इसे आपको समझाना कि मैंने किसी से वड़ा पाव खरीदा, मैंने किसी से वड़ा पाव खरीदा, मैंने इसको कैश नहीं दिया, मैंने इसको कैश नहीं दिया, मैंने समझो कि मैंने इसको समोसा पाव दे दिया। क्या दे दिया? समोसा पाव दे दिया। जैसे कि पुराने जमाने में कैसा होता था कि मैंने किसी से अगर गेहूं खरीदा, तो मैंने सामने वाले को चावल दे दिया। ठीक है। तो मैंने किसी से समझो कोई दूध खरीदा, या दूध खरीदा, छाछ खरीदा, घी खरीदा, तो मेरे पास जो स्टॉक अवेलेबल रहेगा मैंने उसको वो प्रोवाइड कर दिया। तो जब आप एक सामान के बदले में दूसरा सामान किसी को अगर देते हो, जब इस तरह का अगर एक्सचेंज वाली एक्टिविटी होती है, तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। तो आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का एक डायलॉग सुना रहेगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुना है कि नहीं सुना? तो अभी उसी डायलॉग के फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि तुम मुझे वड़ा पाव दो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वड़ा पाव का, कि तुम मुझे वड़ा पाव दो, मैं तुम्हें कैश दूंगा। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को आप लोग बोल सकते हो कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा है क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी इसी वे में आपको वड़ा पाव के वे में ही आपको समझाता हूँ कि तुम मुझे अभी वड़ा पाव दो, मैं तुम्हारा पैसा 2 दिन के बाद दे दूंगा, या एक दिन में दूंगा, या तो कल दे दूंगा। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को आप लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा है बार्टर ट्रांजेक्शन। तो बार्टर ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि तुम मुझे वड़ा पाव दो, तुम मुझे वड़ा पाव दो, मैं तुम्हें समोसा पाव दूँ, या तुम मुझे समोसा पाव दो, मैं तुम्हें भजी पाव दूंगा। तो एक सामान लिया और बदले में सामने वाले को दूसरा सामान दिया। तो जब इस तरह का ट्रांजेक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? बार्टर ट्रांजेक्शन। तो इस तरह बिजनेस के अंदर इन 3 टाइप के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, और यही होता है। तो इन्हीं बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, इन सब के बिजनेस के ट्रांजेक्शन को अगर मुझे सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है, सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है, तो मुझे जो टॉपिक सीखना पड़ेगा ना, उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है जनरल। तो जनरल ये आपको टॉपिक सिखाएगा कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को आपको कैसे सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना। तो इसको सीखने के लिए, समझने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला जिस तरह आपको पता रहेगा कि मैथ्स के अंदर जब हम लोग मैथ सब्जेक्ट सीखते हैं, जब हम लोग मैथ सब्जेक्ट सीखते हैं, तो उसमें प्लस का सिंबल होता है और एक माइनस का सिंबल होता है, बराबर? मतलब अगर मुझे पता लगाना है कि 2 + 2 क्या होता है, तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे पता लगाना है कि 10 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? तो प्लस मतलब आपकी चीज़ों को इंक्रीज करेगा, और माइनस का मतलब क्या होता है? आपकी चीज़ों को डिक्रीज करेगा। तो अकाउंट, अकाउंट समझो या जनरल समझो, तो जनरल के टॉपिक को सीखने के लिए या अकाउंट के सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपको प्लस और माइनस पता होना चाहिए। तो अकाउंट में बेसिकली क्या होता है? अकाउंट में अकाउंट्स की लैंग्वेज में प्लस को क्या बोला गया है? अकाउंट्स की लैंग्वेज में प्लस को डेबिट बोला गया है, और अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्रेडिट को माइनस बोला गया, सॉरी, अकाउंट के लैंग्वेज में माइनस को
क्रेडिट को क्या बोला गया है, माइनस बोला गया है। जिस तरह मैथ्स में कोई एडिशन अगर मुझे करना है या कोई सब्सट्रैक्शन करना है तो हमें प्लस और माइनस बोला जाता है। तो उसी तरह अकाउंट्स को सीखने के लिए, समझने के लिए भी प्लस और सिंबल का यूज किया गया है, लेकिन मैथ्स की भाषा में इसको प्लस और माइनस बोलते हैं। तो उसी तरह अकाउंट्स की जो भाषा है या अकाउंट्स का जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अंदर प्लस को बोला जाता है डेबिट, और जो माइनस होता है उसको बोला जाता है क्रेडिट। और इसके बेसिस पे, मतलब ये डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पे ही, क्रेडिट और डेबिट के बेसिस पे ही आप लोग क्या कर सकते हो मालूम है, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब जनरली क्या होता है कि जैसे कि मैं लेन देन की बात कर रहा हूँ, मतलब तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आपको अपने माइंड में सिर्फ पैसा याद है, क्योंकि पैसे का जो हिसाब किताब वही उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो देखो, तो कोई अगर किसी को पैसा देगा, कोई अगर किसी को पैसा देगा, तो एक का पैसा इंक्रीज होगा, तो एक का पैसा डिक्रीज होगा। मतलब एक जगह पैसा बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब प्लस होगा। जैसे अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, बराबर। तो मेरा पैसा कम होएगा मतलब माइनस। अगर मैं किसी को पैसा दूंगा तो उसका पैसा बढ़ जाएगा, तो इसलिए प्लस। तो इसलिए अकाउंट्स के लैंग्वेज में प्लस और माइनस ही होता है, लेकिन उसके लैंग्वेज में उसको नाम अलग दे दिया। जैसे हम यहाँ पे भी, तो अकाउंट भी एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में प्लस को डेबिट बोल दिया गया और क्रेडिट, माइनस को उसको क्रेडिट बोल दिया। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। और लेन देन में ऐसे ही होता है, एक का पैसा बढ़ेगा तो दूसरे का पैसा कम होएगा, एक का पैसा बढ़ेगा दूसरे का पैसा कम हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने दो कोर वर्ड निकाला जिसको बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने एक फॉर्मूला इन्वेंट किया। जैसे मैथ्स में कैसा फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मैं आपको एक मैथ्स का एग्जांपल दूं, जैसे कि T2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ठीक है। तो T34 टर्म क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहले नंबर पे ये T1 टर्म 1 टर्म 2 T3 T4 T5। तो जैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा चलो बताओ कि T4 पे कौन सा नंबर है, तो मैं बोलूँगा T4 पे 8 नंबर है। चलो कोई मेरे को पूछेगा T5 पे कौन सा नंबर है, तो मैं बोलूँगा 10 है। तो उसी तरह T34 पे कौन सा नंबर होगा, वो अगर मुझे पता लगाना है तो मुझे TN का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो A+N-1 ब्रैकेट क्लोज D, ये फॉर्मूला होता है ना। भले इस तरह का फॉर्मूला इन्वेंट किया गया है कि नहीं किया, तो उसी तरह बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करने के लिए इन लोगों ने अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स निकाले। तो जिन लोगों को ये अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स अगर अच्छी तरह से अगर समझ में आ जाए, तो आप लोग आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हो और सीख सकते हो। मतलब आसानी से आपको पता चल जाएगा कि किसको मुझे डेबिट करना है और किसको मुझे क्रेडिट करना है। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स। तो ये है अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स, अकाउंट के सुनहरे रूल्स इसको बोलते हैं। इसको डेबिट क्रेडिट रूल भी बोलते हैं। ओके। तो पहले आपको ये समझ में आ गया कि जब बिजनेस का ट्रांजैक्शन, मतलब किसी के अंदर बिजनेस का ट्रांजैक्शन अगर इन्वॉल्व होता है, तो या तो किसी का पैसा, या तो कैश की मैं बात कर रहा हूँ, पैसे का ही ज़्यादातर आपको बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर किसी का पैसा अगर इंक्रीज होगा तो वो प्लस होता है, और किसी का पैसा अगर डिक्रीज होगा तो माइनस होता है। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में प्लस को क्या बोल दिया गया, डेबिट करके। मतलब वो डेबिट होता है, उसको शॉर्टकट में हम लोग DR लिखते हैं। और किसी का पैसा अगर क्रेडिट, मतलब किसी का पैसा अगर कम होगा तो उसको अपन क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट को शॉर्टकट में CR लिखते हैं, लेकिन फुल फॉर्म होता है क्रेडिट। इस तरह आपको याद रखना है। तो इसको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट करके भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स करके भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें पहला रूल है, पहला रूल बनाया गया, मतलब बिजनेस में जब ट्रांजेक्शन होता है तो इसमें पर्सनल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट क्रिएट किया है। पर्सनल अकाउंट, और अकाउंट को शॉर्टकट में A/C करके डिनोट करते हैं। जैसे अकाउंट की जो सब अकाउंट का जो स्पेलिंग होता है वो ACCOUN होता है। उसको अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है तो A/C करके लिखो। तो बार बार ये अकाउंट में ये यूज होता रहता है, तो A/C। तो A लिखा, फिर स्लैश मार के फिर C कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि कोई अगर इंसान अगर कोई किसी चीज को रिसीव करेगा, कोई पर्सन, हाँ पर्सन अकाउंट मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है, तो कोई पर्सन अगर किसी चीज को अगर रिसीव करने वाला रहेगा तो उसको आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट में रिकॉर्ड करना है। और कोई पर्सन कोई चीज देने वाला रहेगा, मतलब गिवर अगर होगा, तो आप लोग उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। मतलब जो लेने वाला है वो डेबिट में आएगा और जो देने वाला है वो क्रेडिट में आएगा। तो अकाउंट में रूल ऐसा होता है कि पहले आपको डेबिट रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर बाद में क्रेडिट रिकॉर्ड। पहले डेबिट आएगा फिर क्रेडिट आएगा, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। ठीक है, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर है, तो ऐसा मत बोलना क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, ऐसा उल्टा मत करना। पहले बोलते हैं ना कि पहले हमेशा डेबिट आएगा और फिर बाद में क्रेडिट आएगा। मतलब इसको बनाने वाले ने जिसने बनाया, तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि पहले आपको डेबिट रिकॉर्ड करना है, फिर बाद में आपको क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मुन्नी रिसीव ₹500 फ्रॉम चुन्नी। क्या लिखा मैंने कि मुन्नी रिसीव्ड 500 फ्रॉम चुन्नी। तो यहाँ पे देखो दो पर्सन का नाम यूज किया है, एक मुन्नी करके और दूसरा चुन्नी करके। ठीक है, अब आपको अभी इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन इसमें रिसीवर है, कौन इसका गिवर है। इसका आंसर कुछ और होगा, बट आपको एक माइंड सेट करने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। तो प्लीज इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। मतलब इसका आंसर अलग अलग बुक में, जैसे कि मुन्नी की बुक में उसका आंसर अलग होगा, शीला की बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका आंसर अलग होगा। बट आपको समझाने के हिसाब से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा कि मुन्नी रिसीव ₹500 फ्रॉम चुन्नी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इसमें कौन रिसीवर है कौन गिवर है। तो मुन्नी रिसीव कर रही, देखो मुन्नी रिसीव, तो मुन्नी इसके अंदर रिसीवर हो जाएगी। ओके, और ये जो चुन्नी है, ये चुन्नी क्या हो जाएगी, गिवर हो। बराबर, मुन्नी यहाँ पे रिसीवर है और चुन्नी यहाँ पे गिवर है। तो रूल क्या है कि पहला आपको क्या रिकॉर्ड करना रहेगा, आपको सबसे पहले डेबिट रिकॉर्ड करना है, डेबिट। तो डेबिट क्या है, रूल द डेबिट द रिसीवर। इसलिए पहला आपको क्या लिखेंगे, मुन्नी रिसीवर है, मुन्नी रिसीवर है, इसलिए वो डेबिट में आएगा। और चुन्नी गिवर है, इसलिए वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट। बस हो गया, इस तरह अब मैंने रिकॉर्ड किया। नहीं समझा, दूसरा एग्जांपल देखिए आपके सामने। समझो कि मोटू गिव्स ₹1000 टू छोटू। लिखा है कि मोटू गिव्स ₹1000 टू छोटू। तो मोटू गिव्स का मतलब है देना, तो मोटू ने ₹1000 दिया किसको, छोटू को। अगर छोटू को पैसा देगा तो छोटू पैसा रिसीव करेगा। इसलिए ये वाली स्टोरी में छोटू क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, और मोटू क्या हो जाएगा, गिवर। तो रूल क्या बोलता है कि आपको रिसीवर को कहाँ पे लिखने का है, डेबिट में। तो मेरा रिसीवर कौन है, छोटू, तो पहला आपको रिसीवर वाला लिखना है। तो छोटू रिसीवर है, इसलिए वो आएगा डेबिट में। और मोटू गिवर है, मोटू गिवर है, इसलिए वो आ जाएगा क्रेडिट। बस, ये दूसरा एग्जांपल। समझा, नहीं समझा, चलो तीसरा एग्जांपल देखो। अब तीसरा एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। तीसरा एग्जांपल समझो कि सिंघम पेड ₹2000 टू चिंगम। क्या लिखा है कि सिंघम पेड ₹2000 टू चिंगम। अब सोचो इसमें कौन लेने वाला है कौन देने वाला है। देखो यहाँ पे पर्सन का नाम यूज हो रहा है, सिंघम एक पर्सनल है और चिंगम भी एक पर्सन। ठीक है, तो अब इसमें सोचो कि कौन लेने वाला है। तो सिंघम अगर पेड करेगा सिंघम, तो सिंघम गिवर हो जाएगा और चिंगम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो रूल क्या बोलता है कि आपको पहले रिसीवर को लिखना है, क्योंकि पहले डेबिट आना चाहिए फिर बाद में क्रेडिट आना चाहिए। तो पहले रिसीवर, तो रिसीवर का नाम क्या है, चिंगम। तो चिंगम रिसीवर है, इसलिए डेबिट में आएगा, और सिंघम गिवर है, इसलिए क्रेडिट। समझा, आई होप आपको समझा। तो जहाँ पे भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, उस वाले केस में आपको पर्सनल अकाउंट फॉलो करना है।
क्योंकि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसमें पर्सनल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब सवाल उठता है कि सर पर्सन क्या सिर्फ इंसान ही होता है क्या? मतलब अगर क्वेश्चन के मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर इंसान के बारे में अगर किसी इंसान का नाम अगर लिख के दिया रहेगा तो उसी के ऊपर अप्लाई होगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो पर्सनल अकाउंट आपको उन चीजों के ऊपर अप्लाई करना है जहां पर नाम 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 आए। जैसे कि कहाँ पे किसी इंसान का नाम आ गया, किसी कॉलेज का नाम आ गया, किसी स्कूल का नाम आ गया, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, किसी बैंक का नाम आ गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, किसी कंपनी का नाम आ गया, किसी फर्म का नाम आ गया, किसी एक्टर का नाम आ गया, किसी एक्ट्रेस का नाम आ गया, किसी बंदे का नाम आ गया, किसी बंदी का नाम आ गया। तो जहां पर भी नाम 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 आएगा उस वाले केस में आपको कौन सा अकाउंट रूल फॉलो करना है? पर्सनल अकाउंट। मतलब आपको नेम से याद रखना है। ठीक है? तो ये तो मैंने आपको अपने हिसाब से शॉर्टकट वे में बताया। अब जो टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है या थोड़ा और कोई एडवांस में सीखना चाहता है कि सर ये नाम नाम कुछ समझ में यार एक दूसरे वे में बताओ। तो जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है मतलब इसको अगर कैटेगराइज करनी है तो आप लोग नाम को हम लोग 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक को बोलते हैं नेचुरल पर्सन। अगर किसी भी ट्रांज़ैक्शन में किसी नेचुरल पर्सन का नाम अगर इन्वॉल्व होगा, नेचुरल पर्सन का मतलब होता है कि हम सारे के सारे जो इंसान हैं, ये सारे के सारे इंसान किस कैटेगरी में आएंगे, किस किस कैटेगरी के अंदर हम लोग आएंगे? नेचुरल पर्सन के अंदर आएगा। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, महादेव, महादेवी, पारो, मारो, चारो, कारो, काटो, जो भी नाम होते हैं, सीता, बबीता, पपीता, अपीता, छपीता, टमीता, जमीता, कोई भी अगर नाम अगर उसके अंदर अगर आ रहा है तो जहाँ पे भी नाम का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो आप लोग उसको बोल सकते हैं पर्सनल नेचुरल पर्सन, जिसने हमें कुदरत मतलब जिसको कुदरत ने पैदा किया, तो जिसको आप लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि जिसको लॉ की मदद से हम लोग उस नाम को जब क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो लॉ की मदद से कोई क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी, अगर जैसे कि ए नाम की एक कंपनी है, बी नाम की कंपनी, तो ए नाम की कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है, मतलब उसको बनाना पड़ता है। तो अगर मुझे मेरे नाम की कंपनी अगर मुझे स्टार्ट करनी है, मुझे मेरे नाम की अगर कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मुझे रूल्स एंड लॉ में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए मैं अपनी कंपनी को क्रिएट करूँ। तो मतलब मैं अपने नाम को क्रिएट कर रहा हूँ लॉ की मदद से। तो लॉ के अंदर, कानून के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके किसी कंपनी को क्रिएट कर रहा हूँ, किसी फर्म को अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब कोई नाम को क्रिएट करना, मतलब आप नाम को क्रिएट कर रहे हो बट किसकी मदद लेके? लॉ की मदद लेके। तो जहाँ पे भी इंसान लॉ की मदद लेके अगर किसी नेम को अगर क्रिएट करेगा तो उस चीज को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो समझो कि ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, बी लिमिटेड नाम की कंपनी है, रिलायंस नाम की कंपनी है, टाटा नाम की कंपनी है, महिंद्रा नाम की कंपनी है, या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी है। ठीक है? कोई क्लब है, जैसे कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी क्लब का नाम, जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, जयपुर यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, फिर बाद में स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल हो गया, किसी बैंक का नाम हो गया, जैसे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक का नाम, ऐसा तो ऐसी चीज़ों को आप लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। फिर नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब तीसरा मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर क्या आता है? ऐसे एग्जांपल इसको देख के समझाना पड़ेगा। तो जो एक मतलब है ना, जो ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम, जैसे कि व्हाट्सएप पे अगर मुझे एक ग्रुप बनाना है, समझो एक ग्रुप, और उस ग्रुप में 20 लोग का मुझे 20 मतलब एक ग्रुप में मैंने 20 लोग का नाम ऐड किया और उस ग्रुप का मैंने एक नाम दे दिया। तो मैंने समझो कि दोस्तों का मतलब जैसे कि मैंने नाम दे दिया गुड फ्रेंड्स करके, गुड गुड फ्रेंड करके मैंने व्हाट्सएप पे गुड फ्रेंड करके, ओके गुड फ्रेंड्स करके मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। तो उस ग्रुप में टोटल 20 लोग हैं। तो सबके नाम से मैंने ग्रुप नहीं क्रिएट किया है, मतलब उसमें राम भी है, श्याम भी है, सीता भी है, गीता भी है,
सबका अलग अलग नाम दे, उस पूरे 20 लोग को मैंने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, गुड फ्रेंड्स करके। तो उसी तरह इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो जैसा होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो गया, क्योंकि मुझे जो सैलरी देनी है, मुझे अपने वर्कर को सैलरी पे करना बाकी है। इसका मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि पे करना बाकी है। तो मुझे अगर मेरे वर्कर की अगर सैलरी पे करना बाकी है, तो वर्कर्स, तो मेरे पास समझो कि 50 वर्कर है, तो 50 वर्कर की मेरे को सैलरी पे करना बाकी है, तो मैं हर 50 वर्कर का नाम नहीं लिख सकता। तो टोटल मुझे 50 वर्कर का कितना पैसा देने का है, मैं उसके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलूंगा। मतलब वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नाम है, ये जो अकाउंट है, ये वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्कर तो एक नेचुरल पर्सन हो, तो जो नेचुरल पर्सन है उसके लिए नेचुरल पर्सन नहीं बोलेंगे, वो नेचुरल पर्सन के लिए आपने क्या अकाउंट क्रिएट किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। अब उसी तरह रेंट, अब इसका भी एक दूसरा एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रिकी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब है ना, एक माइंड अच्छी तरह से ब्रॉडली अगर आपका माइंड अगर सेट हो जाएगा ना, तब लोग आसानी से इसको रिलेट कर पाओगे। फिलहाल अभी एक ही एग्जांपल इसको देके समझाता हूँ आपको। नहीं सर, दूसरा भी एग्जांपल दे दो तो हम लोग समझ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, समझो कि प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने प्रीपेड किया, मतलब पहले से ही मैंने पेड कर दिया क्या, रेंट। कौन से महीने का, अगले महीने का। जो नेक्स्ट मंथ का जो रेंट है, मैंने इसी महीने को सामने वाले को एक साथ 2 महीने का रेंट दे दिया, मतलब ये महीने का भी दिया मैंने, अगले महीने का भी किसी को दिया। तो जो मैंने रेंट पेड किया है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंडलॉर्ड को। मतलब जो घर का मालिक है, जो घर का जो मालिक है वो कौन है, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन है ना। तो नेचुरल पर्सन का तो यहाँ पे मैं नाम नहीं लिख सकता, राम श्याम काम दाम ऐसा कुछ नहीं। तो जो नेचुरल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर आपने ये तीनों क्या बताया, थोड़ा समझा थोड़ा नहीं समझा, तो आप लोग फिलहाल अभी स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल का आप लोग ऐसा एक माइंड सेट कर लो कि जहां पर भी नाम 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 आएगा, वहां पे आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, पर्सनल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस के ट्रांजेक्शन में पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब तक पर्सन नहीं होगा तब तक इन्वॉल्व, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता। मतलब 2 लोग का होना जरूरी है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग मिनिमम 2 लोग तो होना ही चाहिए। तब तक 2 लोग नहीं होंगे तो बिजनेस ट्रांजेक्शन परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, तो ये था पर्सनल अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग दूसरा अकाउंट समझते हैं। अब यहाँ पे हमारा दूसरा अकाउंट आएगा जिसको बोलते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी चीज आएगी, जो रियल अकाउंट है, वो आपको थिंग्स के ऊपर अप्लाई करना, थिंग्स, जो भी थिंग्स होगी हमारे आसपास। थिंग्स मतलब एसेट्स बोलते हैं इसको, लेकिन अभी एसेट्स को समझाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही, जैसे कि लाइट हो गया, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, एसी हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, स्पीकर हो गया, बेंच हो गया, कोई भी चीज, हाँ कोई भी चीज, मतलब जब बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो उस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, चीजों का तो लेन देन होता है। मतलब एक चीज आएगी, एक चीज जाएगी, किसी के पास कोई चीज आएगी, किसी के पास से कोई चीज जाएगी। तो जहां पे भी चीज 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 आता है, खाने वाला चीज मत समझना, चीज मतलब कोई भी थिंग्स, कोई भी एक वस्तु। तो ऐसी अगर चीज अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर किसी के पास कोई चीज अगर आई, तो आप उसको डेबिट कर दो। अगर किसी के पास से अगर कोई चीज जा रही है, तो उसको आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो ये रूल आपको बोल रहा है। क्या लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया, आप उसको डेबिट करो। फिर क्या लिखा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और आपके पास से जो चीज चली गई है, आप उसको क्रेडिट करो। सर आप ये क्या बता रहे हो, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको एग्जाम्पल देके समझाओ, तो शायद उसके बेस पे आपको समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ परचेज्ड, परचेज्ड वड़ा पाव।
वड़ा पाव वर्थ ₹30। ये कौन सा नया जमाने का वड़ा पाव आ गया सर जो 30 रुपए का आपको मिल रहा है? अभी है ठीक है, चलो 20 रुपए एज्यूम करते, 15 रुपए, चलो जाने दो। मार्केट में जो रेट है वही लेते हैं। ये तो बोलेंगे कहाँ से पैदा किया 30 रुपए वाला वड़ा। चलो ठीक। तो मैंने क्या लिखा कि परचेज्ड वड़ा पाव वर्थ ₹15। मतलब मैंने एक वड़ा पाव खरीदा कितने का? 15 रुपए का। अब सोचो कि अगर मैं वड़ा पाव खरीदूंगा तो क्या होगा? अपने बारे में सोचो, सामने वाले के बारे में सोचना, क्योंकि यहाँ पे दो लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों के एंगल को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं वड़ा पाव परचेज करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं वड़ा पाव परचेज करूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास वड़ा पाव आएगा। ओके। और जब मैं वड़ा पाव खरीदूंगा तो मुझे सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे पास से पैसा जाएगा, तो पैसे के लिए अकाउंट में बोलते हैं कैश। तो आपके पास से कैश जाने वाला, पैसा जाने वाला, बराबर। आपके पास वड़ा पाव आया और आपके पास से कैश चला गया। तो देखो, तो रूल बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपके पास वड़ा पाव आया, तो वड़ा पाव कम्स इन, इसलिए आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है। और जब आप वड़ा पाव परचेज करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, तो पैसे के लिए कैश वर्ड यूज होता है। तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में आएगा। तो अगर ध्यान देंगे तो वड़ा पाव और कैश ये थिंग्स है, ये चीजें हैं, बराबर। क्या है? चीजें। जैसे अगर जिनको थिंग्स नहीं समझ रहा है, जिनको ऑलरेडी आइडिया है, तो आप लोग उसको असेट्स करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सर नहीं समझा सर, दूसरा एग्जांपल देके समझा। चलो आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझते कि सोल्ड सम भजी पाव वर्थ ₹20। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तो मैंने अगर भजी पाव बेचा तो क्या होगा? अगर मैं भजी पाव बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, बराबर। और मेरे पास से भजी पाव जाएगा। इसीलिए फिर आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि कैश कम सिंह, मेरे पास पैसा आने वाला है, तो कैश कम सिंह, इसलिए डेबिट में आ जाए। और मेरे पास से भजी और उसका पाव जाएगा, तो गोज आउट, तो भजी पाव गोज आउट है, इसलिए क्रेडिट में। तो देखो, कैश और भजी पाव ये भी थिंग्स है। तो जहाँ पे भी थिंग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जहाँ पे भी चीज़ों का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वहाँ पे आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? रियल अकाउंट। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा ना? चलो ठीक। अब हम लोग समझते हैं तीसरा एग्जाम्पल। चलो इसी में और एक एग्जाम्पल लिखो। चलो समझो कि बॉट पिज्जा फॉर ₹200। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बॉट पिज्जा। तो अगर आप पिज्जा को, बॉट का मतलब है खरीदना, अगर आप पिज्जा खरीदोगे 200 रुपए का तो क्या होगा? अगर मैं पिज्जा खरीदूंगा तो क्या होगा? तो पिज्जा खरीदूंगा तो सर मैं पिज्जा तो खा जाऊंगा, मैं थोड़ी उसको छोड़ूंगा। हाँ हाँ, वो तो बात सही है, पिज्जा खरीदेंगे तो इंसान खाएगा ही, उसको थोड़ी छोड़ेगा। अब यहाँ पे लेन देन के बारे में सोचो कि क्या होगा। अगर मैं पिज्जा खरीदूंगा तो मेरे पास पिज्जा आएगा, ओके। और जब मैं पिज्जा खरीदूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा। तो इट मीन्स पिज्जा कम सिंह, मतलब पिज्जा आपके पास आने वाला है, पिज्जा आपके पास आया, इसलिए डेबिट। और उस पिज्जा की वजह से आपके पास से क्या गया? कैश गया, इसलिए कैश गोस आउट। इसलिए अगर इसका आंसर अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा पिज्जा कम सिंह, इसलिए डेबिट में आएगा। और कैश मेरे पास से जाएगा, तो कैश गोज आउट, इसलिए किधर आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। अब तो आपको समझा रहेगा। तो देखो, तो यहाँ पे कैश और पिज्जा ये दोनों की दोनों क्या है? थिंग्स है। तो जहाँ पे भी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है? रियल अकाउंट। तो धीरे धीरे इसका लेवल भी, ग्राफ आगे बढ़ाते जाएंगे। अब इस टॉपिक को, मतलब डेबिट और क्रेडिट को एक समझना थोड़ा स्टार्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सर के ऊपर से जाता है। मतलब जो जैसा भी जो 11 के बच्चे लोग हैं, अब जो 12, 13, 14 में आ चुके, तो उनके लिए तो अभी सब कुछ थोड़ा एक माइंड सेट हो जाता है। पर जो नया अकाउंट को सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा माइंड सेट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आता है। लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसका, एक माइंड सेट होने के लिए। ठीक है। चलिए, एक खतरनाक अब समझते लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। अब लास्ट देखते हैं नॉमिनल अकाउंट।
तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। नेक्स्ट है क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। तो गेन्स का मतलब यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। तो देखो, तो ये रूल क्या बताता है, तो ये रूल क्या बताता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए रूलों को, चीजों को बनाया गया है। तो वही नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि बिजनेस के जितने भी आपके खर्चे हैं, बिजनेस, आप यहाँ पे बिजनेस के खर्चों की बात करते हैं, तो बिजनेस में आपके जितने भी खर्चे होंगे या बिजनेस में आपको जो भी लॉस होगा, जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे और जो भी आपके लॉसेस रहेंगे, आपको उसको हमेशा कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना है, डेबिट। खर्चा हुआ या लॉस हुआ, उसको आपको हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट। फिर लिखा कि क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। इनकम का मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है, मतलब इस मार्कर को मैंने बेचा और मुझे 2 पैसा, मैंने टी शर्ट को बेचा, मुझे 2 पैसा मिला, मतलब मैं जिस टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ उस चीज को करते हुए मेरे पास अगर पैसा आ रहा है तो वो मेरे बिजनेस का इनकम। अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वहां से अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो मेरा इनकम है। मतलब इन शॉर्ट ऐसा समझो कि अगर आपके पास कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है तो वो आपका इनकम। और फिर इसमें आपको जो भी प्रॉफिट होगा, आपको उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में रिकॉर्ड। बस इतनी चीजें अगर आप लोगों को माइंड में सेट हो गई ना, तो आप लोग आसानी से बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहले नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें, पहले इसका एक एग्जांपल देके आपको समझा। तो समझो कि फॉर एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल लिखता हूँ, पेड सैलरी ₹1,00,000। मैंने 1,00,000 रुपीज की सैलरी पे की है। क्या पे किया है? मैंने 1,00,000 रुपीज की सैलरी पे की। बस आपको अपने बारे में सोचना है कि अगर मैं सैलरी पे करूंगा, अगर मैं सैलरी पे करूंगा तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है या खर्चा है, बराबर। सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो मतलब सैलरी मेरे लिए खर्चा होगा। उस खर्चे को आपको कहाँ पे लिखने का, डेबिट में। तो देखो, तो मैं लिखूंगा सैलरी, मतलब खर्चों का नाम, तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट में आ जाएगा। अब मुझे क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करूँ, तो आप ये सोचो कि जब आप सैलरी पे करोगे, जब आप सैलरी पे करोगे तो क्या होगा, तो जब मैं सैलरी पे करूंगा तो मेरे पास एक पैसा जाएगा, मेरे पास से पैसा जाएगा। तो जो चीज आपके पास से जाएगी, जो चीज, हाँ चीज, तो चीज मतलब क्या, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज अप। सर ये कैसे हो गया, तो देखो, अब तक मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, जैसे रियल अकाउंट का जो एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि उसी अकाउंट का डेबिट यूज हो रहा था और उसी अकाउंट का क्रेडिट यूज हो रहा था, बराबर। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा ना, परचेज वड़ा पाव वर्थ ₹15। तो मैंने ₹15 में वड़ा पाव परचेज किया, बराबर। तो मेरे पास वड़ा पाव आया, कम सिंह, डेबिट हुआ, मेरे पास से पैसा गया, गोज आउट, क्रेडिट हुआ। तो उसी का डेबिट यूज हुआ है और उसी का क्रेडिट यूज हुआ, बराबर। बट नॉमिनल अकाउंट में ऐसा नहीं होता। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि अगर इसका डेबिट यूज हुआ, इसका डेबिट यूज हुआ, तो उसका क्रेडिट यूज नहीं होगा। अगर इसका डेबिट यूज है तो क्रेडिट या तो पर्सनल अकाउंट का यूज होगा या तो रियल अकाउंट का यूज। अभी तक मैंने जो एग्जांपल दिया उसी अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट करके हम लोग यूज कर रहे थे, बराबर। पर नॉमिनल अकाउंट में ऐसा नहीं रहता। नॉमिनल अकाउंट में आपने अगर उसका डेबिट यूज कर लिया है, कभी कभी हो भी सकता है, बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के सबसे बता कि यहाँ पे मैंने इसका डेबिट यूज किया है, तो बाकी 2 अकाउंट का फिर आपको क्रेडिट सोचना है। तो पहला अकाउंट कौन सा था, पर्सनल अकाउंट। ओके, तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर होना चाहिए। या फिर रियल अकाउंट का क्रेडिट यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या तो गिवर वाला या तो गोज आउट वाला सोचना पड़ेगा। तो सिंपल है ना सर, सोचो कि अगर आप किसी को सैलरी दोगे तो क्या होगा, आपके पास से पैसा जाएगा, इसलिए फिर इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास से पैसा आएगा तो कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो किए और नॉमिनल अकाउंट का सिर्फ एक पार्ट आया। और ये जो कैश है, ये कैश एक चीज होगी ना, तो चीजों के लिए कौन सा रूल फॉलो किया, रियल अकाउंट। तो क्रेडिट वाला पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। नहीं समझा ना, नहीं समझता,
नॉर्मल अकाउंट को माइंड सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-6 ट्रांजेक्शन होगा तो आपको समझ में आ रहा है। चलो देखो दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹5,000। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुझे 5,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सोचो अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा, आलू कोतमीरी कांदा मिलेगा या टमाटर मिलेगा? इंटरेस्ट मिल रहा मतलब क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। तो आपके पास पैसा आएगा। अगर आपको कोई अगर इंटरेस्ट दे रहा है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट दे रहा है तो इंटरेस्ट कैसे दिखाई देता है? आलू जैसा दिखाई देता है, कांदा जैसा दिखाई देता है, अदरक जैसा दिखाई देता है, ऐसा है क्या? इंटरेस्ट अगर आपको कोई दे रहा है तो आपको पैसा दे रहा है, पैसा। तो पैसा आपके पास आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश आएगा, इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी, कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। ठीक है, ये पैसा किसकी वजह से आया, इंटरेस्ट की वजह से आया। ये पैसा किसकी वजह से आया, इंटरेस्ट की वजह से आया। तो इंटरेस्ट आपका इनकम हो जाएगा, क्योंकि जिस वजह से पैसा आएगा, जिस रीजन की वजह से आपका पैसा आएगा, तो आपके बिजनेस के लिए वो क्या है, इनकम। और इनकम को आपको कहाँ पे लिखने का है, क्रेडिट में लिखने का। तो मेरी उस इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। तो ऐसा आपको सोचना है नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में थोड़ा सा वक्त लगेगा बच्चों लोग, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग ग्राफ बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा आपको। और 2-3 एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं नॉमिनल अकाउंट। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पेड टेलीफोन बिल ₹1,000। मैंने 1,000 का टेलीफोन बिल पेड किया। सोचो अगर मैं टेलीफोन बिल पे करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास से पैसा जाएगा, सही बात है। पैसा गया, गया मतलब एक चीज क्रेडिट हो गई समझो। मतलब आपके पास से अगर कोई चीज जाती है तो क्रेडिट में आता है ना। रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास से कोई चीज जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश क्रेडिट। अब डेबिट में क्या लिखूं, क्योंकि एक डेबिट होना चाहिए और दूसरा क्रेडिट होना चाहिए। तो अगर आप लोग टेलीफोन बिल पे करोगे, तो टेलीफोन बिल अगर मैं पे करूंगा तो टेलीफोन बिल तो मेरे लिए खर्चा हो जाएगा, क्योंकि उस खर्चे की वजह से तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। इसलिए फिर यहाँ पे मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल मेरे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। देखो नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंस को आपको कहाँ पे लिखने का है, डेबिट में। तो टेलीफोन बिल मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में आ जाता है। ठीक है, और इस टेलीफोन बिल की वजह से आपके पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने डेबिट जो यूज किया है वो नॉमिनल अकाउंट का यूज किया है, और जो मैंने यहाँ पे क्रेडिट यूज किया है ना, वो रियल अकाउंट का यूज किया है। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब एक डेबिट मैंने इसका यूज किया, जब क्रेडिट का टाइम आएगा तो इसका मैंने यूज किया। ठीक है, नहीं समझा कोई बात नहीं, फोर्थ वाला समझा तो शायद आपको समझेगा। लास्ट एग्जाम्पल, अब फोर्थ वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू रिसीव्ड रेंट ₹6,000। ओके, क्या लिखा है, रिसीव्ड रेंट ₹6,000, मुझे 6,000 का रेंट मिला। ओके, अगर रेंट मिला तो रेंट कैसे दिखता है, सिंपल है सर। रेंट मिला तो आपको क्या मिला, कैश मिला ना, पैसा आपके पास आएगा। पैसा आएगा तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है। तो आपके पास सर कैश आएगा तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। ये रेंट किसकी वजह से आया आपके, सॉरी ये कैश किसकी वजह से आया, रेंट की वजह से आया। और किसी भी वजह से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, किसी भी वजह से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, तो उस वजह को क्या बोलते हैं मालूम है? इनकम बोलते हैं। और इनकम को आपको इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में। इसलिए फिर इसके क्रेडिट में क्या आ जाएगा, रेंट इनकम है, इसलिए क्रेडिट में है। बस हो गया। तो इस तरह आपको अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। मतलब क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, आपको ये समझना। मतलब पहले डेबिट आएगा हमेशा, फिर क्रेडिट आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आपको एक बेसिक आइडिया देना था कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कैसे सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं जनरल के फॉर्म। फिर धीरे धीरे हम लोग इसका ग्राफ आगे बढ़ाते जाएंगे और आपको धीरे धीरे समझ में आता है। तो जस्ट आपको इसमें ओवरव्यू देना था कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में क्या होता है, नॉर्मल अकाउंट में क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे हैं।
थैंक यू सो मच। अगर बच जाते समय और एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरा सिखाया हुआ आपके दिमाग में जा रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।